हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और इस वाले वीडियो में हम लोग डे 6 के क्वेश्चंस के बारे में डिटेल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए थे। पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा कि वो क्वेश्चंस क्या थे, उसको समझना कैसे। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल विरोधी कानून क्या है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्पीकर अंडर दिस लॉ। इस कानून के तहत स्पीकर की भूमिका की व्याख्या करें। ठीक है, तो कानून क्या है और स्पीकर की क्या भूमिका है, दोनों के ऊपर हमें यहाँ पर बात करनी है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। जिस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो पूरे भारत में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मंत्री खरीदने और बेचने की प्रक्रिया बहुत अपने चरम सीमाओं पे है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ कलचुरी एंड मराठा। छत्तीसगढ़ के 2 इंपॉर्टेंट मेडिवल डायनेस्टी, एक था कलचुरी, दूसरा मराठा। तो मराठा एवं कलचुरों में सामाजिक और आर्थिक पहलुओं की तुलना कीजिए कि कैसे उस समय आर्थिक परिस्थिति थी, कैसे वहां पर सामाजिक परिस्थिति थी और कैसे उसमें परिवर्तन हुआ, उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन अगर देखें तो वो डायरेक्टली आपको कुछ नेशनल मूवमेंट के ऊपर छत्तीसगढ़ का क्या रोल था उसके ऊपर हम जाकर बात करेंगे। व्हाट आर द वेरियस इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड इन द छत्तीसगढ़, हाउ द वेरियस इंस्टीट्यूशन फाउंड इन द छत्तीसगढ़ प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन में इन लोगों ने किस तरीके से एक बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे संस्थान जो छत्तीसगढ़ में बने थे। छत्तीसगढ़ में स्थापित विभिन्न संस्थानों ने राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चन को हम डील करेंगे। उसके पहले हर दिन की तरह कुछ बेसिक्स बातें करेंगे और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक्स के ऊपर भी ध्यान देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये मैं हूं। बेसिक्स में अगर आप जानना चाहेंगे तो मेरा नाम क्या है, पंकज गुप्ता। ठीक है, और बिलासपुर आईएएस एकेडमी जो संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसका वीडियो देख रहे हैं, तो वो संस्था एक्चुअली मेरे द्वारा ही ओपन किया गया था और मैं इस संस्था का डायरेक्टर हूँ। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरीके का इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, तो उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ, आप बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसको रिजॉल्व करके दूंगा। नंबर 2, अगर हमको हमारे इंस्टीट्यूट से आपको जुड़ना होगा तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो वो दे रहा होगा, आपको साइड में दिख रहा होगा स्कैन कोड। ये हमारा टेलीग्राम का स्कैन कोड है, जहां पर आप इसको स्कैन करेंगे तो ये जो प्रोग्राम है इसका सारा का सारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएगा। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं ली जाएंगी, आपको डायरेक्टली वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से मिल जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पीडीएफ ले लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। कुछ पॉइंट्स में वीडियो में आंसर्स पे जो लिखा है उसके साथ साथ कुछ समझाता भी हूँ। ठीक है, वो ज्यादा बेटर वे में आपको और सारी चीजों के बारे में गाइड कर रहे होंगे। क्लियर है। ये डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैंने अभी जो फोकस कर रहा है वो हमारे सीजीपीएससी मेंस 2022 को फोकस कर रहा है। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन की सीरीज में मैंने ये कहा था आपको कि एक करंट अफेयर के साथ हम चलेंगे, बट जब मंडे से इस प्रोग्राम पे अब न्यू क्वेश्चंस आएंगे, संडे आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे क्वेश्चंस आएंगे, बट इस मंडे से लेकर आपका जब तक मेंस हो नहीं जाता या मेंस के आसपास तक मेरा इसमें फोकस एरिया थोड़ा सा बदलेगा। जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम्स में पहले भी बताया, अब फोकस एरिया मेरा थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट होकर करंट अफेयर की ओर जाएगा। करंट अफेयर की ओर ऐसे नहीं जाएगा कि मैं आपको करंट पढ़ा रहा हूँ, पर मैं जब यहाँ पर मैंने आपको कहा था एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पर डे होगा। आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस 2 करंट अफेयर क्वेश्चन पर डे, ताकि क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आपका सारा करंट अफेयर आपको तैयार हो जाए। स्पेसिफिकली जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है या इंडिया से रिलेटेड जो करंट अफेयर ऐसे मुझे लगते हैं कि हाँ एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लगभग 40-45 करंट अफेयर जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, जिसके ऊपर एटलीस्ट आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए, उसको मैं कवर करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसे के भी हमारे वीडियोस हैं, सो प्लीज जो 2020 अभी वाला जो ऐसे देखना चाहते हैं तो ऐसे के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पे आप जाइए और प्लेलिस्ट से आप ऐसे को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दोज एसेज विच आई हैव अपलोडेड, तो उसके साथ साथ मैं कुछ और एसेज भी आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो वो ऐसे भी आपको बेटर वे में आप समझ पाएंगे और जितने भी ऐसे आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, इसके बाहर एग्जाम पे क्वेश्चन पे ऐसे आने की चांसेस बहुत कम होंगी, बिकॉज आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस ऑल द टाइप्स ऑफ ऐसे जो कि वहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, और आपको कुछ टॉपिक्स भी दे दिए जाएंगे ऐसे के कि आप उसके ऊपर खुद काम कर सकते हैं घर पे, ताकि आपके मेंस के लिए सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। कल मैंने आपको इवनिंग पे एक वीडियो अपलोड किया था, 30 डे प्लान्स फॉर मेंस, 30 डे स्ट्रेटेजी। ठीक है, जिन्होंने भी नहीं देखा है और वो मेंस दे रहे हैं, प्लीज इस 30 डेज की स्ट्रेटेजी को देखिए। ये कोई रेलवे स्टेशन के बगल में मिलने वाली जो किताब होती है कि 30 दिन में जादूगर बने, वैसी नहीं है।
ठीक है, ये मत सोचना कि 30 दिन का प्लान है तो इसमें ऐसे थोड़ी ना होता है, पूरे साल भर का प्रिपरेशन हो। ये उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने एक्चुअल में साल भर अच्छे से प्रिपेयर किया, उनके लिए ये 30 दिन का स्टडी है कि कैसे वो अपनी चीज़ों को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके स्कोर अच्छा कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर आप उसको देखें, मैक्सिमम बेनिफिट आप वहाँ से गेन कर पाएंगे। जिन्होंने भी अभी तक देखा है, इवन जो सिलेक्टेड हैं, जो इस बार भी सिलेक्टेड है, वो भी उसे देखें और उनका भी फीडबैक यही रहा है कि सर ये बहुत अच्छा एक प्लान आपने बता दिया 30 डेज के लिए, नहीं तो अभी हमारी प्रिपरेशन क्योंकि पीएससी में असमंजस थी तो बहुत ही वीक हो गई थी, तो एटलीस्ट उससे वो अब प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक चीज़ें था कि आपको यहाँ पर किस किस चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास ये सामने जो नंबर्स ब्लिंक हो रहे हैं, ठीक है, ये नंबर हर पेजेस में है, तो आप उसमें से किसी में भी कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है मेंस का, जो अभी फाइनल राउंड्स ऑफ टेस्ट होंगे, तो 2 राउंड होंगे और ये टेस्ट हमारे 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके शेड्यूल्स ग्रुप में डाल दिए गए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर वहाँ से एक्सेस ना मिले तो आप बिल्कुल इसको स्कैन करके वहाँ से आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा और उस नंबर से आप डायरेक्टली मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ से ना मिले तो ये जो नंबर दिख रहा है ये वाला, ये एक्चुअल में मेरा नंबर है, तो आप इसमें मेरे को मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे किसी भी टाइम पे, ताकि आपको जो भी डाउट्स है वहाँ से मैं क्लियर कर पाऊँ। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सीरीज एंड द क्वेश्चंस जो कि अभी तक मैंने आपको समझाया है, सिखाया है। ठीक है, तो हम लोग हर दिन, आपको पता है कि जिस क्लास के साथ साथ कुछ बेसिक्स भी सीखते हैं आंसर राइटिंग का। ठीक है, तो आंसर राइटिंग के बेसिक्स पे अभी तक बहुत सारी चीज़ें बात की हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ पुरानी वीडियोस भी देखें ताकि बेसिक्स आप सीख पाओ आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग के बेसिक्स में मैं आपको आज थोड़ी सी और कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा। 2 से 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जितना हम लोगों ने अभी तक सीखा है उसमें 2 से 3 पॉइंट और ऐड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग देखिए, अब आपको आंसर राइटिंग के मैंने तो डिमांड्स के बारे में बात किया है अभी तक कि कैसे डिमांड्स होते हैं, क्या होता है। आज मैं थोड़ा सा आपको वर्ड लिमिट के ऊपर भी लेकर जाऊंगा। मैंने उस दिन बोला था कि वर्ड लिमिट को ध्यान दीजिए, पर वर्ड लिमिट के ऊपर लेकर जाऊंगा, एक चीज़ उसमें ऐड करूंगा। वर्ड लिमिट को अगर आपको रहना है वर्ड लिमिट में, तो आपको एक चीज़ अवॉइड करना होगा, उसको बोलते हैं रिपीटेशन। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर एक ही चीज़ को 4 से 5 बार आंसर में लिखना छोड़ दीजिए। ठीक है, सिर्फ जिस चीज़ों को आपने लिख दिया उसको दोबारा कोशिश करिए कि उस क्वेश्चन में दोहराया ना जाए। सपोज करते हैं कि आपने डायग्राम में किसी चीज़ को बना दिया, तो आप उसको लिखने फिर से वापस मत जाइए, उसको फिर सामने में जाकर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायग्राम बनाइए, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है तो बात अलग है, पर उसी चीज़ को, उसी वर्ड को बार बार नहीं लिखा जाता। उससे क्या होगा, रिपीटेशन होते हैं और सिर्फ पेज भरता है लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। नंबर 2 होता है बैकग्राउंड क्रिएशन। क्या होता है? बैकग्राउंड, भूमिका निर्माण जिसको बोलते हैं। क्या करना? भूमिका बनाना। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, भूमिका बनाने के पीछे चले जाते हैं। जैसे कि कोई प्रश्न आया, सपोज करो मैंने अशोक का धम्मा पूछा है, तो लोग अशोक के धम्मा को लिखने की जगह कहाँ चले जाते हैं, अशोक बिंदुसार का बेटा था, ये मौर्य का सबसे बड़ा सम्राट था, भारत में प्राचीन इतिहास का सबसे बड़ा सम्राट अशोक हुआ, अशोक बड़ा बुद्धिमान था, अशोक बड़ा शक्तिशाली था, अशोक बुद्ध का उपासक था और अशोक ने अपनी धम्मा की नीति दी। ये क्या मतलब है इस तरह की चर्चा करने के लिए? एग्जाम देने जा रहे हो कि बीए पास होने जा रहे हो? ठीक है, बीए में होता है सब चीज़ें, यूपीएससी में नहीं लिखी जाती है सब चीज़ें, बीए में पेपर भरना है। यहाँ धम्मा पूछा गया है, ऐसी कोई भूमिका ना बनाए, सीधा जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर लिखना वहाँ से प्रारंभ करें। ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। नंबर 3, तो पहली बात, दूसरी बात क्या रखना है आपको ध्यान कि बैकग्राउंड क्रिएशन नहीं करना है। जो पूछा गया है स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको हिट करिए। ठीक है, एक क्या आपका वर्ड लिमिट। ठीक है, थर्ड एस्पेक्ट जो है एग्जाम में वो होता है आपका स्पेसिफिसिटी। मेरे ख्याल से इसके ऊपर मैंने बात पहले भी कर दी है स्पेसिफिसिटी, बट इसको थोड़ा सा और समझाऊंगा आज मैं। ठीक है, कि आप जो भी आंसर्स पे लाइन लिखते हैं उसमें देखिए कोशिश करेंगे डेटा देने की, कुछ फैक्ट्स होगा तो फैक्ट्स लिखने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल, फैक्ट, डेटा और साथ में मैप अगर कहीं पर बनता है तो वहाँ पर मैप। ये 4 चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं आपके आंसर को बहुत ज़्यादा प्रमाणित करती हैं। तो ये प्रमाणितीकरण बोलते हैं इसको। किसी भी चीज़ को प्रमाणित करना है तो आपको ये 3 से 4 चीज़ों को वहाँ पर डाल दीजिए, अपने आप चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके प्रमाणित हो जाएगी। जो आप बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली सही है, ये एग्जामिनर को पता चल जाएगा। ओके, तो ये था आज का कुछ बेसिक ज्ञान जो मैं आपको दे रहा था। ठीक है, इसके पहले भी आपको बहुत सारे बेसिक्स सिखाए आंसर राइटिंग के, तो उन सभी को अगर आप डे बाय डे सीखते चलेंगे तो डेफिनेटली देखना आप 15 से 20 दिन में कंटेंट भी कवर कर पाएंगे और साथ ही साथ आपका आंसर राइटिंग भी काफ़ी अच्छा हो पाएगा।
थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि आप दिन भर पढ़ते हैं और बहुत समय तक पढ़ते रहते हैं तो इस वीडियो को भी एकदम पढ़ाई में बहुत इंगेज तो रहेगा ही रहेगा, वीडियो तो पढ़ाई की है, बट डेफिनेटली आपको थोड़ा सा मोटिवेशन और फन यहाँ पर होगा, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना समय भी नहीं है क्योंकि। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर, कि जो एंटी डिफेक्शन कानून है उसके बारे में बताना था, है ना। तो देखिए क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ पर आंसर का फ्रेमिंग है। पहले कुछ फ्रेमिंग्स को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने सबसे पहले ये देखो, इसको जैसे मैंने उस दिन बताया था कि एक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ये बॉडी पार्ट है, ये पूरा का पूरा बॉडी पार्ट है, और ये लास्ट में क्या है, इसका कंक्लूजन है। तो क्वेश्चन क्या था, एंटी डिफेक्शन के ऊपर था। चलिए देखते हैं। द एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल, आपको देखो संविधान लिख रहे हैं तो संविधान के अनुच्छेद, ये सारी चीजों को लिखना पड़ेगा, अनुसूचियों को। तो 10वीं अनुसूची, आर्टिकल नंबर 102 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसको संविधान ने, सॉरी इसको किसने बनाया, संसद ने बनाया, ये बताना जरूरी है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इनेक्टेड टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन प्रमोटेड बाय द लूर ऑफ ऑफिशियल एंड मटेरियल बेनिफिट। जिस तरीके से क्या करते हैं, एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, किसके लालच में, ऑफिस या मटेरियल बेनिफिट के लालच में। इस डिफेक्शन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं, इस एक्ट के अंतर्गत 3 तरह के अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। तो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अगर एक इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं और एक नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। इलेक्टेड मेंबर किसी पार्टी के हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर जो निर्दलीय होते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर जो कि किसी ने नॉमिनेट किया गया। इलेक्टेड मेंबर, इफ इलेक्टेड मेंबर गिव्स अप मेंबरशिप एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग एज डायरेक्टेड बाय द पार्टी, अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली दे विल गॉट डिफेक्टेड। द इंडिपेंडेंट मेंबर इफ यू ज्वाइन नहीं हो गया, दे ज्वाइन होगा, इफ दे ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इनको डिफेक्शन होगा। एक्सेप्शंस क्या है डिफेक्शन के, व्हेन 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पार्टी डिसाइड टू मर्ज इनटू द अनदर पार्टी, इट इज अमेंडेड बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एनी पर्सन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन और a speaker can resign from his party and rejoin it. So this is the complete detail of anti-defection law. Now the second part of the question, role of speaker. So speaker play the 2 important role. One, he is a deciding authority, and other is he has a power to make the rule. Speaker of the house decide the matter of defection. However, his or her decision are subject to the judicial review. तो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यूज पे अप्लाई होते हैं। पावर ऑफ रूल मेकिंग, एज एक्ट एम्पावर स्पीकर टू मेक रूल रिगार्डिंग दिस एक्ट। तो स्पीकर विल मेक द रूल्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड नॉट द any Supreme Court or any Parliament after this amendment. However, the role of speaker has been in question in the number of times. ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि जो स्पीकर है उसका रोल बार बार इसमें आता है कि स्पीकर कहीं ना कहीं, क्योंकि वो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल पार्टी को, तो भले कि उसको स्पीकर बनते समय वो छोड़ता है, पर फिर भी उसका एक झुकाव होगा। तो उस तरह का, जैसे कि कहाँ पर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिस इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसिपेशन रोल ऑफ स्पीकर इज बीइंग क्वेश्चन। तो इस तरह का जो स्पीकर का रोल है उसको डेफिनेटली क्वेश्चन किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट मींस हिंदी में देखते हैं इसको, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची, ठीक है ना, और अनुच्छेद क्या होगा, 10वां अनुच्छेद, यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, 10वीं अनुसूची और अनुच्छेद क्या होगा इसका, टोटल 102, ठीक है। कार्यकाल या भौतिक लाभ, देखो कार्यालय से जो मिलने वाला लाभ है या किसी भी तरीके का धनराशि से लाभ, भौतिक लाभ के लालच द्वारा प्रचारित राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए अधिनियमित संसद का एक अधिनियम है। देखिए सेंटेंस को आप प्रॉपर अगर अच्छे से देखोगे ना, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ये बहुत ही प्रेम से मैंने इसको पॉलिटी के नेचर पे लिख के रखा है। उठा के ना ऐसे बचपनों जैसे आंसर नहीं लिखना है कि वो कानून ये है, ये कानून ये है, संसद बन ना, इस तरह के आंसर्स में नहीं डालने होते हैं। बचपना नहीं है, थोड़ी सी मैच्योरिटी वाले आंसर लिखने होते हैं। जो आपका वर्ड है प्रॉपर हो, आपकी जो सेंटेंस फ्रेमिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, शब्द का चुनाव काफ़ी अच्छा होना चाहिए जो उस सब्जेक्ट को रिप्लिकेट करता हो, रिफ्लेक्ट करता हो, ठीक है। कानून के तहत दल बदल के आधार, यदि निर्वाचित सदस्य सदस्यता छोड़ देता है, मतदान से दूर रहता है या पार्टी के निर्देशित नहीं करता, ठीक है ना, जैसा पार्टी ने कहा वैसा वो नहीं करता। निर्दलीय सदस्य जो होते हैं, यदि यह किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाते हैं तो उनको हटाया जाता है, और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी अगर किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं बाद में तो उनको भी उससे हटा दिया जाएगा। अपवाद क्या क्या है, 91st CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, जब पार्टी के 2/3 सदस्य क्या करते हैं, दूसरी पार्टी में विलय होते हैं, तब उस पर ये चीज़ें लागू नहीं होती है। स्पीकर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया
कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है और फिर भी वह इसमें शामिल नहीं होगा। तो अगर कोई पार्टी कोई मेंबर का कोई जो संसद था वो किसी पार्टी का अगर मेंबर है और वो अगर उसको रिजाइन करवा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो स्पीकर बन रहा है तो उसका डिफेक्शन उसके ऊपर लागू नहीं होता। तो ये दो इसमें क्या है, अपवाद है। इसके बाद दल विरोधी कानून के तहत स्पीकर की भूमिका, एक क्या वो निर्णायक पदाधिकारी होता है कि इसका ही निर्णय फाइनल होता है, पर याद रखेंगे कि इसके निर्णय में न्यायिक समीक्षा की जाती है। दूसरा, नियम बनाने की शक्ति, अधिनियम के रूप में स्पीकर इस अधिनियम के संबंध नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो शक्ति उसी के हाथ में। हालांकि एक वक्ता की भूमिका, वक्ता मतलब आपके स्पीकर की भूमिका पर भाई सवाल उठाया जाता है कि वो क्या होता है, वो किसी भी तरह से अगर क्या कर रहा है, तो एक वक्ता क्या करता है, निष्पक्षता और गैर पक्षपातपूर्ण भूमिका पर उसके सवाल उठाया जाता है, जैसे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में देखने को मिला था। तो प्लीज इस आंसर में देखिए आपका इंट्रोडक्शन भी है, कंक्लूजन भी, और जो भी पॉइंट्स पूछे गए तो पॉइंट्स पूरा अच्छे से एड्रेस है। इवन इंट्रोडक्शन भी ऐसा नहीं था कि बस लिखना है तो लिख दिया, नहीं, इंट्रोडक्शन उस कानून का पूरा डिटेल दे रहा था। तो प्लीज बहुत कसावट से लिखिए, शब्द सीमाएं बहुत कम होती हैं और उतने के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। तो प्लीज इस चीजों को अच्छे से सीखने के प्रयास करिए और इन आंसर्स को अच्छे से अपने लिए फ्रेम आउट कीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न, कलचुरी और मराठा। ठीक है, कलचुरी और मराठा में आपको बताना था सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। तो क्या करेगा, सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ कलचुरी कैन बी कंपेयर्ड एज फॉलोज। ठीक है, तो उसमें कंपैरिजन करना था, और कंपैरिजन अगर किसी चीज का करोगे तो उसमें आपको दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसमें समानता होगी सिमिलैरिटीज, या तो उसमें असमानता होगी डिसिमिलैरिटीज। तो ये दोनों पहलुओं को देखना पड़ता है, दोनों एंगल को, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं सिमिलैरिटीज, उसके बाद देखेंगे हम डिसिमिलैरिटीज सोशल एस्पेक्ट का। ठीक है, तो मैंने एक तरफ आपका सोशल एस्पेक्ट डील किया, दूसरे में इकोनॉमिकल एस्पेक्ट डील किया। सोशल एस्पेक्ट, पहली बात नेचर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया, वर्ण सिस्टम, तीसरा पोजीशन ऑफ वुमेन, और चौथा इसके साथ साथ और क्या क्या देख सकते हैं। ठीक है, देखो जब भी समाज पे प्रश्न आए, सोसाइटी पे, तो समाज को आप क्या करिए, अलग अलग सेक्शन में ब्रेक कर दीजिए। ठीक है ना, समाज के अलग अलग सेक्शन में, कि समाज की जो भी विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं पे जाके चर्चा कीजिए। ठीक है, तो मैंने समाज की विशेषता में यहाँ पर क्या लिखा, समाज का स्वरूप, नेचर ऑफ सोसाइटी, वर्ण सिस्टम, पोजीशन ऑफ वुमेन एंड अदर्स। सो नेचर ऑफ सोसाइटी कैसी थी, कलचुरी एंड मराठा की, बोथ आर पैट्रियार्क, दोनों ही पैट्रियार्क थे इन नेचर, किंग वॉज मोस्टली द मेल काउंटर पार्ट। मराठा हाउएवर हैज इंस्टेंस ऑफ वुमेन रूलिंग, एग्जाम्पल आनंदी बाई ड्यूरिंग द सुबह सिस्टम। देखो आपको नेचर ऑफ सोसाइटी पे ही मैंने दोनों पॉइंट को कंपेयर किया हुआ। वर्ण सिस्टम, ट्रेडिशनली 4 वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट इन बोथ, दोनों में 4 थे, हाउएवर मराठा में 5वां वर्ण सिस्टम में था, जिसको क्या बोलते थे, निषाद। पोजीशन ऑफ वुमेन, रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन कलचुरी, मराठा विद द इंस्क्रिप्शन एग्रेशन ऑफ क्वीन, हाउएवर सती वॉज प्रैक्टिस। तो दोनों में ही महिलाओं की स्थिति थी और भले की सती का प्रैक्टिस किया जाता। कलचुरी के समय में लेकिन ज्यादा लिबरल थे, कलचुरी वॉज मोर लिबरल टुवर्ड्स द वुमेन, ड्यूरिंग मराठा इट वॉज मोर इंटरेस्टिंजेंट। ठीक है, नाउ कल्चर बिकम मोर डीप रूटेड विद इमर्जेंस ऑफ डांस, सुआ एंड राउत, जो इस टाइम पे स्टार्ट हुए, म्यूजिक, भरतरी एक्सेट्रा, एंड द लोकल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी अलॉन्ग विद स्टेट लैंग्वेज संस्कृत एंड मराठी। इस तरीके से क्या हुआ, हमारा कल्चरल डेवलपमेंट भी हुआ इन दोनों के टाइम पे। नाउ इकोनॉमी, इकोनॉमी में देखिए थोड़ा सी चीजों को कितने, जो ये लाइन लिखा ना, 1 लाइन जो इंट्रोड्यूस कर रहा है इकोनॉमी को, ये अपने आप में पूरे के पूरे चीज को समझा देता है। तो ऐसे अपने आंसर्स पे लिखते समय कुछ शब्दों का इस्तेमाल करें, सेंटेंस अच्छा बनाए। देखिए हमने क्या बोला, इकोनॉमी सॉ द रिवर्स ट्रेंड फ्रॉम कलचुरी टू मराठा। रिवर्स ट्रेंड मतलब डेफिनेटली मैं क्या बोल रहा हूँ कि कलचुरी में जो था उसके जस्ट अपोजिट मराठा में चीजें हुई है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, कृषि में भी ऐसे अपोजिट होगा सब में। एग्रीकल्चर विद एनिमल हस्बेंड्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री फ्लरिश ड्यूरिंग द कलचुरी, तो कलचुरी के समय में अच्छा था। हाउएवर ड्यूरिंग मराठा इट रिमेन स्टैग्नेंट एंड डिक्लाइन सक्सेसिवली, वो धीरे धीरे खत्म होता है क्या, बिकॉज ऑफ सुबा सिस्टम एंड एक्सप्लॉयटेशन। लोकल इंडस्ट्रीज, कॉटेज, हैंडीक्राफ्ट, फ्लोर मिल एक्सेट्रा वर द मेजर इंडस्ट्री इन दैट टाइम, but due to rise of feudalism and successive war by Maratha saw them losing their industrial advance, जो भी उनके पास एडवांटेज था उन्होंने धीरे धीरे उसको खो दिया। ट्रेड mainly through both road and rivers, with rice being the major export and salt remain the import item, contribute to the income of Kalchuri. However, during Maratha trade decline and more of trade is towards the west without major item. Now the revenue system, land revenue, Karali, Sair etc. were imposed during the Kalchuri. Takoli etc. Maratha remain the major source of income. Seri, Panseri were used for the measurement.
तो ये पूरा का पूरा क्या है सिस्टम वहां पर क्या था, देखिए इसमें हर एक में आपको एग्जाम्पल्स मिलेगा जो कि उसके क्या है डायरेक्टली फैक्चुअल एग्जाम्पल्स हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट जो भी चीजें समझाते हैं उसके साथ साथ फैक्ट को भी डालने का प्रयास करेंगे। बोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंस इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली बिकॉज of which we say that the present छत्तीसगढ़ is a shadow of medieval past। इन दोनों में जो चीज देख रहे हैं आज भी छत्तीसगढ़ में वो चीजें देखने को मिलती है। तो प्लीज इस आंसर्स में हर एक चीज वो एंगल मौजूद है जो कलचुरी और मराठा के लिए होना चाहिए। इस आंसर्स को अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे और उसको अपने हिसाब से समझ के चाहे तो लिख भी सकते हैं। कलचुरी और मराठा, देखो यहाँ पर एक टाइम पीरियड को भी देना जरूरी होता है ना। हिस्ट्री के आंसर में, इतिहास के आंसर में टाइम पीरियड देने का प्रयास करें। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कोशिश करते हैं, संविधान के अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं हम लोग आर्टिकल सीखने के, तो हिस्ट्री में डेफिनेटली ईयर के ऊपर जाएंगे। सामाजिक और आर्थिक पक्ष की तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती है। तो सामाजिक पहलू समानता और विषमता दोनों की बात यहाँ पर करें तो समाज की प्रकृति, वर्ण व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति और अन्य, इन सभी उसमें यहाँ पर क्या किया गया है, इन चीजों को कंपेयर किया गया है। जैसे कि समाज की प्रकृति में बताया गया कि दोनों में ही पितृ सत्तात्मक थी, पर कहीं कहीं पर और पुरुष जो होते थे वही आगे चलकर क्या बनते थे, राजा बनते थे। पर मराठाओं में एक समय ऐसा आया कि जब आनंदीबाई थी तो उन्होंने क्या किया था, सुबह शासन के दौरान रूल किया था खुद से। वर्ण व्यवस्था दोनों में पारंपरिक 4 वर्ण मौजूद थे। मराठा के समय में 5वां वर्ण निषाद भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। महिलाओं की स्थिति की अगर बात करें तो रानियों को कहने वाले शिलालेख में साथ कलचुरी मराठा में समानता स्थिति बनी रही। हालांकि सती प्रथा प्रचलन में थी, तो सती प्रथा थी लेकिन महिलाओं का सम्मान दोनों ही समय में अधिक था। इसमें से कलचुरी के समय में ज्यादा उनको उदार थे, कलचुरी शासक के समय में महिलाओं के प्रति शासन ज्यादा उदार था। किस कंपैरिजन में, मराठाओं के कंपैरिजन। ओके, अन्य यहाँ पर बहुत सारी संस्कृति के पहलू बताए जैसे कि नाच, क्या है, नृत्य, संगीत, ये सारे के सारे का विकास यहाँ पर हुआ। इन दोनों ही पहलुओं को यहाँ पर डील किया गया। कलचुरी से लेकर मराठा तक अर्थव्यवस्था में उल्टा रुझान इस प्रकार से, उल्टा रुझान नहीं बोलेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा इंग्लिश से क्योंकि मैंने डायरेक्टली ट्रांसलेशन करवाया था तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा है, मुझे लगता है उल्टा रुझान नहीं होगा। ऐसा आप लिखिए, कलचुरी से लेकर मराठा तक अर्थव्यवस्था क्या हुई, अर्थव्यवस्था का हार्श हुआ। ठीक है, तो हर्ष हुआ मतलब वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुई, क्योंकि कलचुरी में वो अच्छी थी और मराठाओं में उसको धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो कैसे खत्म हुई, कैसे शुरुआत हुई, तो कृषि, उद्योग, व्यापार, राजस्व, इन सभी में। कृषि में जैसे कि कलचुरी के समय में अगर देखेंगे तो कृषि की स्थिति अच्छी थी, पशुपालन, ठीक है ना, पशुपालन और जो भी कार्य था कृषि संबंधित, कृषि राजस्व, ये सब कुछ अच्छा था। लेकिन मराठाओं के समय में क्या हुआ, सूबा प्रशासन प्रारंभ हुआ और सूबा के समय में कृषकों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया है। स्थानीय उद्योग, कलचुरियों के समय स्थानीय उद्योग तो काफी चलते थे, लेकिन मराठाओं ने क्या किया, पहली बात तो युद्ध की नीति अपनाई, लगातार वो युद्ध कर रहे थे, लगातार वो क्या करते, सामंतवाद का प्रचार हुआ उनके समय में, जिसके कारण जो उद्योग थे वो उद्योगों का हर्ष हुआ, वो भी एक समय के बाद खत्म हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से व्यापार, उसी के समय से आपका क्या है, राजस्व और माप की भूमिका। तो ये सारे के सारे व्यवस्थाओं को यहाँ पर मेंशन करके दिया गया है, प्लीज इसको एक बार अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे देखा है भू राजस्व, कराली, शहर आदि कलचुरी, उसी तरीके से टकोली आदि मराठा आय के प्रमुख स्रोत बने रहे। लेकिन बाद में क्या, शेरी, पानसेरी ऐसी चीजों से क्या किया गया था, माप की व्यवस्था बनाई गई थी। तो दोनों के समय में छत्तीसगढ़ का एक विकास हुआ और जो वर्तमान छत्तीसगढ़ हम देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं इस समय की परछाई छुपी हुई है, जिसको मैंने यहाँ पर लास्ट में मेंशन करके दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक्चुअली जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ में बनी हुई जो छोटी लोकल इंस्टीट्यूशन थी उनका क्या रोल था। ठीक है, कुछ यहाँ पर टाइपिंग के कारण इशू हुई है लगता है मुझे, यहाँ पर कैपिटल एफ होगा। ठीक है, पहले कभी भी वर्ड स्मॉल नहीं होता। सो फ्रीडम मूवमेंट 1857 to 1947 इन छत्तीसगढ़ वाज मेनली सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोकल इंस्टीट्यूशन। तो कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका, पॉलिटिकल अवेयरनेस, उनके द्वारा ही पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाया गया। जैसे कि छोटी छोटी ग्रुपिंग्स बनी थी, सन्मित्र मंडल, मालिनी रीडिंग क्लब, तो ये सब बनाए क्यों गए थे, ये इसीलिए बनाए गए थे कि जो भी पॉलिटिकली बाहर चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो इट इनसाइड द अवेयरनेस इन द लोकल अबाउट द फ्रीडम मूवमेंट एंड अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स। सोशल अवेकनिंग, ठीक है ना, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है, सोशल इल्स थे, उसको धीरे धीरे इन्हीं इंस्टीट्यूशन ने दूर किया। इट इज मेनली डन बाय ओपनिंग ऑफ हरिजन स्कूल, सतनामी आश्रम बाय द पंडित सुंदरलाल शर्मा विच डायरेक्टली चैलेंज द ट्रेडिशनल सेटअप and lifted the grassroots individual. Leadership creation,
इसी इंस्टीट्यूशंस में जिन लोग थे वही आगे चलकर हमारे लीडर्स बने। इंस्टीट्यूशन लाइक सत्याग्रह आश्रम, खादी आश्रम, वानर सेना ड्यूरिंग द वेरियस मूवमेंट नॉट ओनली प्रोवाइड द ट्रेनिंग फैसिलिटीज बट ऑल्सो मैनी लोकल लीडर्स लाइक विशांबर पटेल, रत्नाकर झा एक्सेट्रा। सी यहाँ पर हर बार आपको लास्ट में दिख रहा होगा सेंटेंस में कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज यहाँ लिखी होती है जो डायरेक्टली हिस्ट्री को डिनोट कर रही है। इसे ही बोलते हैं प्रमाणीकरण, मतलब स्पेसिफिसिटी करना अपने आंसर पे देना। देन यूनिफिकेशन ऑफ विद द नेशनल मूवमेंट during various phase of movement with the Gandhian era and during the Tilak movement, local institutions specifically give the national leaders message and ideologies to the people. For example, local units, provincial political council and the district council, ठीक है। तो जो भी नेशनल मैसेजेस थे उसको इन सारे के सारे लोगों ने क्या किया, उसको छत्तीसगढ़ के रीजनल लेवल तक पहुंचाने का प्रयास किया। दैट इज द यूनिफिकेशन विद द नेशनल मूवमेंट। देन मास गैदरिंग, जब आपकी मूवमेंट्स चल रही थी तो मूवमेंट विदाउट अ पीपल इज फेल, तो मूवमेंट में आपको पीपल लाने की जरूरत है, जिसको बोलते हैं हम लोग मास गैदरिंग। तो ड्यूरिंग द ट्रूस फेज द इंस्टीट्यूशन प्रमोटेड द स्वदेशी डन पिकेटिंग थ्रू involvement of local individual which inspire masses including child, women, farmer sector to come forward. क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्लेड रोल्स इन एजुकेटिंग द मासेस, प्रोवाइडिंग जस्टिस सिस्टम, नेशनल पंचायत सेक्टर विच सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड छत्तीसगढ़ इनटू द नेशनल मूवमेंट। तो ये सारे के सारे रोल थे। प्लीज इस तरह के साइड हेडिंग्स पे काम करिए। दिस साइड हेडिंग्स विल हेल्प यू अ लॉट इन द आंसर राइटिंग्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से 1947 मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थानीय संस्थाओं के योगदान के कारण सफल रहा है। ठीक है, पहली बात राजनीतिक जागरूकता, जैसे कि अलग अलग सन्मित्र मंडल, मालिनी रीडिंग क्लब, ठीक है ना, वैज्ञानिक एवं साहित्यिक संघ आदि संस्थानों ने छत्तीसगढ़ में क्या किया, जन आंदोलन जो चल रही थी राष्ट्रीय लेवल पे उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और काम किया। दूसरा सामाजिक जागरण, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत सारे काम किए ऐसे संस्थान, जैसे कि सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या बनाया था, हरिजन विद्यालय, सतनामी आश्रम। ये सारे आश्रम ने क्या किया, जो भी सामाजिक विषमता थी, जो सामाजिक क्या थी प्रॉब्लम्स थी, उन सभी को दूर रखने के लिए प्रयासरत रहे। नेतृत्व निर्माण, मतलब जितने भी हमारे लीडर्स बनकर आए फ्यूचर में, वो सारे के सारे लीडर पहले किसी संस्था के हिस्से थे और आगे चलकर उन्होंने हमारे सब चीजों को लीड किया। सत्याग्रह आश्रम, खादी आश्रम, वानर जैसी संस्थाओं ने वानर सेना जैसे विभिन्न समस्याओं से में न केवल प्रशिक्षण और सुविधा प्रदान की, बल्कि कई स्थानीय नेता जैसे कि विशांबर पटेल, रत्नाकर झा आदि को भी इनसे जन्म दिया, है ना, इसके एक लीडर के रूप में। राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एकता, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी मैसेजेस होती थी, जो भी चीजें होती थी, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा था, यही लोग करते थे और वही जन आगे चलकर इसकी हिस्सा बनता था। तो विचारधारा लोगों तक पहुंचती थी, उदाहरण के लिए स्थानीय इकाई, प्रांतीय राजनीतिक परिषद, जिला परिषद और जनसभा। ठीक है, तो जनसभा में युद्ध विराम के दौरान संस्था, जैसे युद्ध विराम होता था, स्ट्रगल, ट्रूस और स्ट्रगल ये फेस होते थे। जब यहाँ पर ये ट्रूस फेस होता था, जब यहाँ पर हम संघर्ष नहीं करते थे, संघर्ष विराम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो उस समय यही संस्थान लोगों को आपस में जोड़ कर रखती थी कि आगे चलकर अगर जब जन आंदोलन होगा तो इनकी भागीदारी फिर से वहां पर मिलेगी। स्थानीय व्यक्तियों की भागीदारी के माध्यम से धरना देते थे, जो बच्चे, महिला, किसान आदि सहित इस पे हिस्सा ले रहे थे। संस्था ने जनता को शिक्षित करने, न्याय प्रणाली प्रदान करने आदि की भूमिका निभाई, जिसमें छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय आंदोलन में सफलतापूर्वक एकीकृत किया। ठीक है, तो ये आज के 3 क्वेश्चन थे। इन तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को मैं कुछ और चीजें बता देता हूं पहले, ताकि थोड़ा सा जो क्लियरिटी कुछ लोगों ने पूछा था उनको मिल जाए। ठीक है, तो पहली बात टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ लोग पूछ रहे थे। ठीक है, तो बिलासपुर आईएएस एकेडमी टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ लोगों का मैसेज आया था, तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि ये जो टेस्ट है, पहली बात तो सबसे पहली बात तो रायपुर से जो जुड़ते हैं उनके लिए एक अच्छी बात है कि जो सेंटर होंगे हमारे ऑफलाइन सेंटर, ठीक है, तो टेस्ट ऑफलाइन 2 जगह होगा, एक रायपुर में होगा, दूसरा बिलासपुर पे होगा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर एक कॉपी चेक कहाँ पे होगी, तो पहले बता दूं, चाहे रायपुर में हो टेस्ट, चाहे बिलासपुर में हो, इसकी कॉपी बिलासपुर में चेक होगी। हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो बिलासपुर पे इस कॉपी को लेकर आएंगे, क्योंकि इस कॉपी को चेक
मेरे बिना ये कॉपी चेक नहीं होती हमारे संस्थान में, तो कॉपी मैं खुद वहां पर चेक करूंगा, चाहे वो बिलासपुर की कॉपी हो चाहे रायपुर पे हो, ठीक है। तो कॉपी मैं खुद ही वहां पर चेक करूंगा, मेरी पूरी टीम है इसके लिए, ठीक है। और हम इसको मिलकर करते हैं चीजों को। तो प्रॉपर अगर आप रायपुर से भी जुड़े हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप टीम के बाहर से जुड़े हैं, नहीं, आप टीम से ही हैं। और डेफिनेटली रायपुर में खुद भी मैं आकर विजिट करूंगा ताकि वहां पर भी लोगों को सीधा गाइड कर पाऊं जिस तरीके से बिलासपुर में मैं अवेलेबल हूं, ठीक है। तो यहाँ पर बिलासपुर में कॉपी चेक होगी, ठीक है, और इसके ऊपर जो कॉपी चेक होगी इस कॉपी को चेक मेरे द्वारा ही किया जाएगा। तो बिल्कुल ही इस पे आप संदेह ना करें, इसमें बिल्कुल भी डरे ना कि कॉपी कहाँ चेक होगी, पहला थिंग, ठीक है। तो कॉपी चेकिंग, ठीक है, कॉपी चेकिंग वो मेरे द्वारा ही की जाएगी। टेस्ट पेपर्स जो होंगे, ठीक है ना, उसमें ही आपके रिव्यूज होंगे। बाकी मैं यहाँ पर डेली क्लासेस जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रहा है वहाँ पर आपका मैं करंट अफेयर और ऐसे का प्रिपरेशन नेक्स्ट सैटरडेज में डेफिनेटली करवा के दूंगा, ठीक है, जिसमें से छत्तीसगढ़ करंट और ऐसे को दोनों को कवर करेंगे। इंडियन करंट के भी कुछ स्कीम्स के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट का टोटल 2 राउंड्स ऑफ टेस्ट हैं, तो दोनों राउंड को आप अच्छे से दीजिए। एक राउंड आपका सेक्शनल होगा और जो सेकेंड राउंड होगा वो फुल सेक्शनल मीन्स कि आपका पेपर वाइज होगा, पेपर 1 पेपर 2 ऐसा कुछ कुछ दिनों के गैप में, 2-2 दिन का गैप रखा है हमने, ठीक है। और जो राउंड 2 होगा वो पीएससी पैटर्न पे होगा, 4 दिन के अंदर ही सारे के सारे एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पे ही आप लोग काम करिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लोज करना चाहूँगा। सो आई वुड लाइक टू से यू ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर बिलासपुर IAS अकेडमी। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो भी सीख सकते हैं हम लोग एक साथ मिलकर हम सीखेंगे, चाहे वो आप मुझसे सीखें चाहे मैं आपसे सीखूं। और एक लाइन याद रखना, राइट योर फ्यूचर, अपने भविष्य को लिखिए, ठीक है। इंतजार मत करिए कोई लिख कर देगा, राइट योर फ्यूचर, अपने भविष्य को लिखिए, ठीक है। बिकॉज नो बडी कैन राइट योर फ्यूचर बेटर देन यू, जो मैंने कल भी कहा था कि आपका भविष्य को आपसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल।